हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। क्लास 11th का चैप्टर 1 जो शुरुआत है बेसिक केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले इसमें बताया गया है हिस्टोरिकल एनालिसिस, और हिस्टोरिकल एनालिसिस में दो आदमी यहाँ पर आए हैं, बर्जीलियस और ओलर। ऐसे एक ऐतिहासिक परिचय जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाया जाता है वो है कि सबसे पहले बहुत एंशिएंट टाइम में जो लोग होते थे वो मेडिसिन के लिए पौधों को इस्तेमाल करते थे, प्लांट को इस्तेमाल करते थे, तरह तरह के जो लिविंग सिस्टम थे उसको इस्तेमाल करके और उसका उपचार करते थे किसी भी डिजीज़ के लिए। ये केमिस्ट्री उसी समय से है, लेकिन इसमें जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें डेवलपमेंट्स होते गया। बाद में चल के 18वीं शताब्दी में जाकर के कुछ लोगों ने इसके कंपाउंड्स को सेपरेट किया और इसके स्टडी करने का कोशिश करा। ये केमिस्ट्री करीब करीब 200-250 साल पुराना है ऐसा माना जाता है। केमिस्ट्री के फील्ड में सबसे पहले तो एक हाइपोथेसिस बन करके आया कि आप जो भी कंपाउंड लिविंग सिस्टम से आप लेते हैं उसको आप आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हैं। पहले ये धारणा थी कि जो भी कंपाउंड आप लिविंग टिश्यू से लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप ऑब्टेन करते हैं, उसको आप कभी भी लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते हैं। ये बर्जीलियस का हाइपोथेसिस था जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जाना गया। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? कहता है कि एक ऐसा फोर्स है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, वो सिर्फ एक लिविंग सिस्टम के अंदर ही ऑब्जर्व किया जाता है और उसी से उस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उस चीज़ को हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। ये बर्जीलियस का हाइपोथेसिस था। फ्रेंडलिश ओलर नाम के एक आदमी ने, जो उनके स्टूडेंट्स रहे, उन्होंने क्या किया कि अचानक से लेबोरेटरी में अमोनिया बना दिया, यूरिया बनाया। यूरिया कैसे बना? वैसे तो देखा जाए तो यूरिया एक लिविंग सिस्टम मतलब कि एनिमल्स के यूरिन से बनता है, तो वो किससे निकल रहा है? यूरिन से निकल रहा है, मतलब वो एक लिविंग सिस्टम है। तो जो कॉन्सेप्ट था कि लिविंग सिस्टम से बनने वाला चीज़ को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, और जब आप उस यूरिया को जब सिंथेसाइज कर लिए लेबोरेटरी में तो इसका क्या मतलब हुआ? एक बहुत ही बड़ा चेंजिंग हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। जो वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जीलियस के द्वारा कहा गया था ये गलत होता हुआ साबित हुआ, और उसी समय से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में एक बहुत बड़ा खोज हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेपरेट किया गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने शुरू हो गए। अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया गया, और इस चीज़ को यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में दिखाया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बर्जीलियस, यहाँ पर एक फ़ोटो यहाँ हमने दिखाने का कोशिश किया है। बर्जीलियस इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दे रखा था। यही कहते थे कि आप लिविंग सिस्टम से मिलने वाले कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते हैं। और ये हैं फ्रेंडलिश ओलर, जिन्होंने सडनली, ये ऐसा उस पर कोई काम नहीं कर रहे थे, सडनली बना अमोनियम साइनेट से क्या बन गया? यूरिया बन गया। और उसी समय से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन बदला। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ओल्ड डेफिनेशन हुआ करता था जिसमें ये लिखा जाता था कि एक ऐसा केमिस्ट्री जिसमें हम लिविंग सिस्टम के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। वो डेफिनेशन बदल गया। अब क्या पढ़ा जाने लगा कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we study about कार्बन एंड, कार्बन लिख सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड, कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन हो गया कि हम केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड्स, उसके डेरिवेटिव्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में को पढ़ने से पहले, चूँकि एक कार्बन का केमिस्ट्री है, इसको हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं, तो कार्बन के अंदर ऐसा क्या कुछ स्पेशल फीचर्स था
क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज था जो बाकियों में नहीं था। पीरियोडिक टेबल में तो अभी के समय में 118 एलिमेंट्स मौजूद है। इसमें सिर्फ एक कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसने काफ़ी सारा कंपाउंड्स फॉर्मेशन किया है। ऐसे तो सभी एलिमेंट्स कुछ ना कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन कार्बन कुछ विशेष रूप से कंपाउंड्स बनाया और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया केमिस्ट्री को। इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण कार्बन के केमिस्ट्री को इस केमिस्ट्री से अलग कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो थोड़ा सा जान ले हम लोग कि ये जो कार्बन का स्पेशल फीचर्स है वो क्या है। तो पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्बन। स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्बन, ये देखिए कार्बन के स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा आप पहले से भी जानते होंगे, कि सबसे इम्पॉर्टेंट और जो मेन फीचर्स होता है वो कार्बन का, वो होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी टेट्रावैलेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कार्बन। इस वजह से कार्बन के अंदर बहुत सारे कंपाउंड बनने के शुरू हो गए। दूसरा है कैटिनेशन। तीसरा है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये इसके सबसे मुख्य, सबसे मेन फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स है कार्बन के, जो किसी भी दूसरे एलिमेंट में देखने को नहीं मिलता है। और इसी फीचर्स के वजह से आपको कार्बन का एक अलग से केमिस्ट्री बना, क्योंकि वो बहुत सारा कंपाउंड बनाया और केमिस्ट्री को डिफ़िकल्ट बनाने लगा, इसलिए इसको सेपरेट किया गया था। तो अब एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, वैसे मैं अभी स्टेप बाय स्टेप हर क्लास का वो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। जैसे फिजिकल का कुछ चैप्टर्स हमने अभी अपलोड करा है, ऑर्गेनिक का आज शुरू कर रहा हूँ। इसी तरह से और भी सब होंगे, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग का जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होने चाहिए, और उसके बाद ही जब ये टॉपिक रिवाइज्ड हो, जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, देखिए टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि कार्बन हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड। ठीक है, इसके बारे में हम लिखेंगे कि कार्बन हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी रखता है। किसी भी तरीका से कार्बन कितना बॉन्ड रखेगा? 4 बॉन्ड रखेगा, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंसी कहते हैं। अब अगर बॉन्डिंग अगर आपको पता होगा तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नाम का एक चीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा हम ट्रिक आपको बात कर लेते हैं। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन याद नहीं कर रखे हैं तो याद रखिएगा, अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड देखने को मिला, ये सब बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर देखने को मिलता है तो वो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp हो जाता है। सिंगल बॉन्ड के लिए sp3, डबल बॉन्ड के लिए sp2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। साथ ही साथ ये भी हम लोग जानते चलें कि sp3 में 3 ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। sp2 में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, sp3 में 4 ऑर्बिटल्स। कैसे होता है? जितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं उसको गिन लीजिए। p3 है, s 1 है, तो 3 और 1 4, p2 है और 1 s है तो 3, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? 3 ऑर्बिटल्स। और sp में 1 s और 1 p, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स? 2 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप पहले से जान रहे हो तो ये भी चीज़ आपको पता होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, दे फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। ये क्या बनाएंगे? केवल
सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये कुछ विशेष कार्बन की जानकारी है। अब ये बॉन्ड बनाता कैसे है, थोड़ा इस पर आते हैं। अगर थोड़ा स जानकारी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p2। क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से होगा, 6 होता है एटॉमिक नंबर। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1s में एक ऑर्बिटल होता है, 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में 3 ऑर्बिटल्स होता है। इलेक्ट्रॉन भरने का अगर हम बात सोचें तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, इस s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 2p में। तो ये ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब होता क्या है, इसका एक एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान दीजिएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, मतलब कि वो क्या करता है, जंप करता है। कैसे? जो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2s और 2p, एक्साइटेशन का नियम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए। जैसे कि ये सेकेंड ऑर्बिट का है, ये सेकेंड ऑर्बिट का है, ये है फर्स्ट ऑर्बिट का है। तो जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जिसका ऑर्बिट नंबर सेम होगा सिर्फ उसी में जंप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जंप जो होगा वो 2s से 2p में होगा, कभी भी 1s से 2s या 2p में नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका ग्राउंड लेवल 1 है और इसका लेवल 2 है। ठीक है, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और वो कहाँ आ जाएगा, 2p में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस तरह से कुछ दिखेगा। ये 2s है, ये 2p है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों एक एक इलेक्ट्रॉन? तो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे सभी लेक्चर्स आ जाएंगे। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो जितना, अब कार्बन का 4 बॉन्ड बनाना है तो हमें यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। तो ध्यान दीजिए, अगर ये सभी ऑर्बिटल मिक्स होंगे आपस में, क्या बनाएंगे, 2s और 2p का 3 ऑर्बिटल क्या होता है, आपस में इंटरमिक्स्ड हो जाता है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो 1s और 3p, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो ये एक s था जो स्फेरिकल था, ये p था जो क्या था, डम्बेल था। ठीक है, तो एक स्फेरिकल और 3 डम्बेल, तो इसमें 3 ऑर्बिटल एक जैसा है और एक ऑर्बिटल दूसरे टाइप का है। 4 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल स्फेरिकल है तो उसका साइज कुछ और होगा, और ये डम्बेल शेप होता है। आपको पता होना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से कि p सबसेल का जो शेप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं, उसका शेप कैसा होगा, डम्बेल। ठीक है, अब ये तीनों आपस में क्या होता है, इंटरमिक्स होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो करके और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, और उसका फीचर्स ऐसा होता है, प्रॉपर्टीज, कि वो जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल था उससे वो डिफरेंट हो जाता है। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से के रिस्पेक्ट में इसका एनर्जी कम हो जाता है, इसका साइज बदल जाता है, सभी चीज़ इसका बदल जाता है। सारे ऑर्बिटल एक टाइप के हो जाएंगे, पहले s का था, p का था, इस तरह से था। अब जो चारों ऑर्बिटल होंगे वो एक एनर्जी का हो जाएगा, सेम एनर्जी, सेम साइज, सेम स्ट्रेंथ, हर एक चीज़ उसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो sp3 में जो यहाँ ऑर्बिटल बनेगा, 4 ऑर्बिटल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है। तो इस तरह से हम 4 ऑर्बिटल दिखाते हैं, और सभी ऑर्बिटल में क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा। sp3 का मतलब कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से आपको दिखेगा, चारों ऑर्बिटल एक जैसा होगा। क्या होगा, चारों ऑर्बिटल एक जैसा होगा, और सभी में ध्यान दीजिए, सभी में क्या होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेगा। ठीक है, समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 4 कमरा था, जिसमें 3 कमरा एक टाइप का था और एक कमरा थोड़ा छोटा या बड़ा था। अब आपको चाहिए चारों कमरे एक जैसा, तो आप क्या करेंगे, सभी को तोड़ेंगे, तोड़ करके और फिर इक्वल डिवाइड करेंगे, पार्टीशन करेंगे और फिर से उसको बिल्ड करेंगे।
तो आपने जो मकान का साइज अलग अलग था उसको एक जैसा कर लिया, आदमी तो उसमें तो वही रहेगा ना, आदमी थोड़े बदल जाएगा। तो इसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन वैसे ही है जैसे पहले था, चेंज क्या हो गया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चेंज हो गए हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि एक्साइटेशन कराने के लिए मतलब कि इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी लेगा तभी यहाँ पर जाएगा। एक बार एनर्जी आपको देना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार एनर्जी देना होता है। तो एक बार एनर्जी दीजिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा पी में और एक्साइटेड होकर के हाइब्रिडाइजेशन करेगा। हाइब्रिडेशन के बाद ये बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि अगर हम CH4 बनाते हैं तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल सभी में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता। बॉन्ड बनने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड बनता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जो भी बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड बनने के दौरान उसमें से एनर्जी रिलीज होता है। तो एक कार्बन को अगर आप एक्टिवेट कर दिए तो वो कार्बन जब एक्टिवेट हुआ तो बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के बाद उसमें से एनर्जी निकलेगा, वो एनर्जी कोई दूसरा कार्बन यूज कर लेगा, फिर वो कार्बन उस एनर्जी से फिर एक्साइटेड होगा, फिर वो बॉन्ड बनाएगा, तो वो बॉन्ड बनाएगा तो उसका एनर्जी निकलेगा, तो उसका एनर्जी जब निकलेगा तो कोई तीसरा कार्बन उस एनर्जी को यूज कर लेगा। और इस तरह से बार बार आपको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होती है। कार्बन एक बार अगर बॉन्ड बनाना शुरू कर दे तो बाकी कार्बन को खुद ब खुद एनर्जी मिलने लगता है। तो इसीलिए सिर्फ कार्बन को एक बार एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कार्बन के टेट्रावैलेंसी। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये तो मैंने बताया कि कार्बन टेट्रावैलेंसी कैसे बनाता है, कैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट में तो भाई 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस हिसाब से 2 ही बॉन्ड बनेगा। तो लोगों ने इसको एक्साइटेड करके समझा, तो जब एक्साइटेड करके देखा तो यहाँ पर 3 बॉन्ड एक टाइप का, एक बॉन्ड एक टाइप का, माने डिफरेंट टाइप का बॉन्ड दिख रहा था। तो बॉन्ड जब डिफरेंट दिख रहा था तो उसका एनर्जी अलग होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ कि चारों बॉन्ड एक जैसे थे, जो यहाँ पर थ्योरी से मैच नहीं कर रहा था। तब जाकर के हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट बना, बिल्ड हुआ। हाइब्रिडाइजेशन में ये बताया गया कि सारे ऑर्बिटल पहले मिक्स होकर, हाँ तो मैं बात कर रहा था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में सारे ऑर्बिटल क्या होता है, मिक्स होने के बाद प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आइडेंटिकल लेवल में आ जाते हैं, मतलब सबका एनर्जी सेम हो जाता है, शेप सेम हो जाता है, देखने में एक जैसे होंगे। ठीक है, और तब वो जो बॉन्ड बनाता है सभी बॉन्ड क्या होता है, इक्वल होता है, आइडेंटिकल होते हैं, बॉन्ड एनर्जी सेम होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होते हैं। तो इसी के आधार पर कार्बन के टेट्रावैलेंसी को समझा गया। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि कार्बन 4 अलग अलग बॉन्ड बनाए तभी टेट्रावैलेंसी होगा। तो इसीलिए कार्बन का एक दूसरा फीचर्स आया जिसको कहते हैं एक मिनट, तीसरा फीचर्स में हम मल्टीपल बॉन्ड की बात कर लेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं, इसका दूसरा एक और फीचर्स है जिसको कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटिनेशन, देखिए कैटिनेशन का मतलब होता है, इसको डिफाइन किया गया कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कैटिनेशन तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन में ही होगा। कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी अदर एटम में भी होते हैं, लेकिन कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी थोड़ा हट करके है। ये बिल्कुल बड़ा एक जाल टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि एक कार्बन अगर यहाँ है, ये दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, ये चाहेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट जा सकता है, अगर ये चाहे तो ये मुड़ भी सकता है, जैसे ये जा रहा था यहाँ से मुड़ गया, ये ब्रांच कर सकता है। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, इसमें ये सब आ सकता है। तो ये क्या देख रहे हैं, कार्बन का खुद से जुड़ने का जो एक टेंडेंसी है उसी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण कार्बन डिफरेंट टाइप्स ऑफ और बहुत ही बड़ा अमाउंट में कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया इसका कैटिनेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरा में अभी आप जस्ट बात कर रहे थे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये भी इसका बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने का टेंडेंसी खूब देखा जाता है। ठीक है, अगर हम आपको कुछ बात बताएं यहाँ पर, जैसे कि कार्बन ग्रुप 4
से बिलोंग करता है। ठीक है, 14 ग्रुप एलिमेंट्स है कार्बन फैमिली, जिसमें इसके ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये सब एलिमेंट होता है। ग्रुप 4, इस सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 है। इस सभी का हम बोले कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 4 है। सभी का जो वैलेंसी होगा वो भी क्या होगा? वो भी 4 होगा। तो 4 बॉन्ड बनाने में तो सब पास है। ठीक है, लेकिन कार्बन के पास कुछ अलग प्रॉपर्टी है जो बाकियों से इसको अलग बनाता है। कार्बन के पास क्या अलग प्रॉपर्टी है? कार्बन 4 बॉन्ड सिंगल सिंगल भी बना सकता है और ये मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन इस सभी के पास मल्टीपल बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी नहीं होता है। सिलिकॉन कभी भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएगा। देखिए होता क्या है, मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप देखे होइएगा कि पी लैटरल ओवरलैपिंग होता है। एक पी ऑर्बिटल और एक दूसरा पी ऑर्बिटल। ये पी ऑर्बिटल है, मान लीजिए ये पी जेड एक्सिस पर है और ये भी पी जेड एक्सिस पर है। तो पी जेड ऑर्बिटल मिला करके ये दोनों लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और तब यही क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये पाई बॉन्ड बन गया। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग से बिलोंग करता है, वो जरूर आपका अच्छा होना चाहिए। VBT VSEPR थ्योरी है, वहाँ दिखाया जाता है कि बॉन्ड बनता कैसे है, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैपिंग से। लैटरल ओवरलैपिंग हुआ और पाई बॉन्ड बन गया। ये दोनों कार्बन थे, ये दोनों क्या थे? कार्बन। अब कार्बन का साइज छोटा है तो इसका ऑर्बिटल नज़दीक है। अगर हम यही चीज़ अगर हम सिलिकॉन में ले जाके करते हैं, सिलिकॉन 3rd पीरियड से बिलोंग करेगा, इसलिए उसका ऑर्बिटल्स जो होगा थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा ऑर्बिटल होने के कारण जो उसका डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। ये एक लार्ज डिस्टेंस यहाँ पर इसको कवर करना पड़ता है। एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को टच नहीं कर पाते हैं और जब ये टच नहीं करेगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हम क्या बता रहे हैं? सिलिकॉन का केस बता रहे हैं, सिलिकॉन का। ठीक कार्बन के नीचे तो क्या हुआ? एटम का साइज छोटा था तो पाई बॉन्ड बनाने में आसानी हो रही थी। एटम का साइज बड़ा हो गया तो पाई बॉन्ड बनना मुश्किल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एटम का साइज बड़ा होगा तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, एटम का साइज छोटा होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, मतलब कि कार्बन में पाई बॉन्ड बनने का जो टेंडेंसी है वो बहुत ही बेटर होता है, बेटर कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर डेवलप करता है, जो कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन ये सब में नहीं करता। 4 बॉन्ड बनाएगा लेकिन पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है, जबकि कार्बन के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये पाई बॉन्ड बना सकता है। इसी के कारण कार्बन बहुत टाइप से कंपाउंड डेवलप कर लेता है, जबकि ये सबका कुछ खास कंपाउंड नहीं बनता है। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि कार्बन के 4 बॉन्ड कितने कितने तरह से डेवलप करते हैं, तो कार्बन के आप देख सकते हैं, या तो आप कार्बन के 4 डिफरेंट बॉन्ड दिखा दें। कार्बन के क्या दिखा दें? 4 डिफरेंट बॉन्ड। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट लेक्चर है, बहुत बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। अगर आप कंसंट्रेट होकर के देखेंगे सीख जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन के 4 डिफरेंट बॉन्ड बनाए हैं, सभी क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। जहाँ भी सिंगल बॉन्ड दिखे उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड से पूरा हो रहा है, इसका मतलब 2 अलग अलग होगा। तो एक चीज़ यहाँ भी याद करते चले, क्योंकि अभी ये बॉन्डिंग चैप्टर है नहीं, ये चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ पर खूब एप्लीकेशन होता है केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट का, खास करके बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और केमिकल बॉन्डिंग का कौन सा पार्ट? कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब चीज़ अच्छा होना चाहिए। चलिए, जहाँ भी डबल बॉन्ड देखिए उसमें एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है, और जहाँ सिंगल होगा वो तो सिर्फ सिंगल होगा। यहाँ भी कार्बन को देख सकते हैं कि ये 4 बॉन्ड बना रखा है।
ठीक है। कार्बन किसी भी तरीका से 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन फैमिली की ये जो अभी बता रहे थे सिलिकॉन, ये किसी भी तरह से 4 बॉन्ड नहीं बना सकते, सिर्फ सिंगल बॉन्ड करके 4 बॉन्ड बना सकते हैं। जबकि कार्बन बहुत तरीका से 4 बॉन्ड बना सकता है। जो बहुत तरीका है वही तरीका आपको बता रहे हैं। ये 2 आप टाइप देख लिए, कार्बन इस तरह से। अच्छा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन देखा जाए ये ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से डेवलप कर सकता है। अब ध्यान दीजिए, कार्बन का 4 बॉन्ड बनता है टेट्रावैलेंसी के कारण, 3 बॉन्ड तो ये बन चुका है। इसका मतलब कि 1 बॉन्ड इधर और देना होगा, तब जाकर के इसका 4 बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि बीच वाला सिग्मा बॉन्ड होता है, ऊपर और नीचे ये जो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। याद रखिएगा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। इधर सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है। यहाँ पर भी कार्बन 4 बॉन्ड पूरा कर रहा है, यहाँ भी कार्बन इसका टेट्रावैलेंसी पूरा हो रहा है। ठीक है, चलिए, कार्बन चाहे तो 2 डबल बॉन्ड भी अपने ऊपर लगा सकता है। जैसे कार्बन इस तरह से 2 डबल बॉन्ड अपने ऊपर ले सकता है। एक ये भी तरीका है कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा होने का। ये जो बॉन्ड है किसी एटम से लगा हुआ होगा, उससे हमको क्या मतलब है, हम कार्बन का बॉन्ड देख रहे हैं 4 हो रहा है कि नहीं। अब इधर डबल बॉन्ड है तो जस्ट आप देख चुके हैं ऊपर कि 1 सिग्मा 1 पाई, इधर 1 सिग्मा 1 पाई। तो कार्बन कितने तरीका से सिग्मा 4 टेट्रावैलेंसी पूरा कर सकता है के लिए हमने यहाँ पर ये 4 पॉइंट आपको बताए। या तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, या तो 3 सिग्मा 1 पाई होंगे, या तो 2 सिग्मा 2 पाई होंगे, यहाँ भी 2 सिग्मा 2 पाई होंगे। तो 2 सिग्मा 2 पाई में 2 पॉसिबिलिटी इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये कार्बन के टेट्रावैलेंसी के आधार पर बताए कि कार्बन का टेट्रावैलेंसी कितने तरीका से ये कंप्लीट कर सकता है। आपने कार्बन का स्पेशल फीचर्स जो टेट्रावैलेंसी था, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन था, कैटिनेशन था, ये सारा चीज़ आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस कर लें कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स का स्टडी करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीका से, तो सबसे पहले आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करना जान जाइए, कितने तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने में अभी हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लासिफिकेशन ये बहुत ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री का तो हो चुका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटेल में हम जाना चाहते हैं, तो पहले तो ये जान लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से क्लासिफाई किया गया हुआ है। तो ये आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, सबसे पहले जो इसका क्लासिफिकेशन है 2 तरह से डिवाइड करता है इसको। एक है एलिफैटिक या फिर इसको हम ओपन चेन कहते हैं, ओपन चेन कहते हैं। ठीक है, एक होता है रिंग कंपाउंड। क्या होता है, रिंग कंपाउंड, बंद श्रृंखला। ये हो गया खुली श्रृंखला और ये क्या हो गया, बंद श्रृंखला। रिंग कंपाउंड एंड ओपन कंपाउंड। ओपन को हम लोग एलिफैटिक भी बोलते हैं। अब एलिफैटिक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक को कहेंगे सैचुरेटेड और एक को कहेंगे अनसैचुरेटेड। पहले हम लिख लेते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा लिख लेते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड। देखिए, सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि इसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मीन्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आप चाहें तो इसके एग्जाम्पल में आप अल्केन लिख सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो अल्केन अल्कीन जान ही रहे होंगे। अल्केन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। और अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन ये क्या हो जाएगा,
अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए रिंग कंपाउंड में आ जाते हैं। रिंग कंपाउंड मतलब कि ये पूरा सीधा ओपन नहीं होगा, ये फिर से वो जुड़ करके और रिंग टाइप का बना हुआ होगा। तो रिंग कंपाउंड को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या होता है? होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि एक रिंग कंपाउंड जिसमें सेम एटम है, रिंग कंपाउंड विथ सेम एटम, रिंग कंपाउंड हैविंग ओनली कार्बन, जिसमें क्या है? केवल कार्बन है। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि कार्बन के अलावे भी कोई और भी एटम उसके अंदर इन्वॉल्व है जो रिंग बना हुआ है उसमें। ठीक है, रिंग हैविंग, शॉर्टकट लिख देते हैं, रिंग हैविंग अदर देन कार्बन। ठीक है, अब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, इसमें केवल कार्बन है। केवल क्या है? कार्बन। ये सब पर क्या है? कार्बन। जहां कॉर्नर्स दिख रहा है, ठीक है, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरा अगला लेक्चर जो आएगा वो बॉन्ड लाइन नोटेशन, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला को किस तरह से लिखते हैं इस पर रहेगा। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसमें केवल कार्बन है। लेकिन अगर हेट्रोसाइक्लिक में जाएंगे तो मान लीजिए कि कार्बन के अलावे यहाँ ऑक्सीजन हम डाल देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि हम नाइट्रोजन डाल देते हैं, तो इसमें कार्बन के अलावे दूसरा एटम भी इन्वॉल्व है। तो इसीलिए ऐसे रिंग कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। और जिसमें सिर्फ कार्बन एटम होगा उसको क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक कहते हैं। आगे चल के इसका और भी ब्रॉड फॉर्म हमको पढ़ना है कि होमोसाइक्लिक में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा और हेट्रोसाइक्लिक में भी देखने को मिलेगा, और वो है क्या? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दोनों में मिलेगा, होमोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और हेट्रोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं जब ये क्लासिफाई हो गया, अब हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा ऑर्गेनिक में? जो मेरा क्लास 11th का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़रूरी है, हिस्टोरिकल एनालिसिस, कहाँ से आया, कैसे आया, कौन दो लोग इम्पॉर्टेंट रहे जिनको जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, वैसे वो एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा लेकिन इसको जानना चाहिए। उसके बाद कार्बन का स्पेशल फीचर्स हमने आज देखा, और उसके बाद उसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका क्लासिफिकेशन देखे हैं, ताकि हम एक एक करके और सभी को एनालिसिस कर सकें और इजी हो सके। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे लिखते हैं, या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच।